मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इससे पहले हमने रेट लॉ पढ़ा है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हमें एक्सपेरिमेंटली जो डाटा दिया जाता है उससे हम ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। बट जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट एंड ईच रिएजेंट रेज टू पावर दिस पावर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और ये जो हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें पढ़नी है, वैसे तो हमारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही है। तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का हम डेरिवेशन लेंगे, हम कैसे ड्राइव करें रेट लॉ एक्सप्रेशन से, और लिटिल डिस्कशन जो है हम सेकंड और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का भी लेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो हम सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है और वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी, और हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि इसका ऑर्डर है जीरो। बट ये हमें ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंटली पता चल सकता है। अगर हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता चल गया, जीरो ऑर्डर है, तो हम इसका रेट लॉ लिख सकते हैं ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम, रेट लॉ एक्सप्रेशन। According to rate law, the rate of this reaction is directly proportional to the concentration of A and is raised to power 0. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हम लगाए कांस्टेंट, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A की पावर क्या हो जाएगी 0। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, zero order reaction of those reaction whose rate is not depend upon the concentration of any reagent। देखो इस रिएक्शन का रेट किसी भी रिएजेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। बट ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है जीरो ऑर्डर की, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और इसमें क्या है, कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अलग अलग टाइम पे जब रिएक्शन चल रही है तो वो टाइम और अलग अलग टाइम के ऊपर रिएजेंट की जो कंसंट्रेशन है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप इस इक्वेशन में नहीं दी गई है। ठीक है, तो एक ऐसी रिलेशनशिप लाने के लिए, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, और इससे जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आगे बढ़ने के लिए सपोज करो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर देखो, एक ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसी का हम क्या करेंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किस टाइप का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। क्या ये जो रेट है इस रिएक्शन का वो ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, रेट हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट। रेट इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। तो आपसे क्या किया जा सकता है, ये ग्राफ देके ऑर्डर पूछा जा सकता है। ग्राफ देके क्या पूछ लेंगे, ऑर्डर पूछ लेंगे। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन हमने ग्राफ प्लॉट किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो हमने जो कंसंट्रेशन ले रखी है ए रिएक्टेंट की, वो ले रखी है ए कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कह सकते हो ना इसको, टी जीरो के ऊपर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ए की कंसंट्रेशन हमने ले ली ए, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सी नोट, या इसी को हम बोल सकते हैं ए नोट। और डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशन मिलेगा, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए, सी नोट और ए नोट। अब बी तो बनानी है, तो टी जीरो के ऊपर बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो एट एनी टी टाइम, किसी भी टी टाइम के ऊपर। सपोज करो इसमें से एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो गई, एक्स डिकम्पोज हो गई। अब एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो गई और ए पहले थी, तो रह कितनी गई, ए माइनस एक्स। द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेन एट टी टाइम इज ए माइनस एक्स। और यहाँ पर स्टिशियोमेट्री 1 की है, तो ये अगर ये 1 डिकम्पोज होगा तो ये 1 बनेगा, अगर ये x डिकम्पोज होगा तो ये x बनेगा। तो अब भी कितना बन गया, x।
ठीक है, ये किसी भी टी टाइम के ऊपर ए की जो कंसंट्रेशन है उसको हम ए माइनस एक्स बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं सी टी, या इसी को हम बोल सकते हैं ए टी। यानी कि टी जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन है ए या सी नोट या ए नोट, टी टाइम के ऊपर ए की जो कंसंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स, सी टी या ए टी, बी की कंसंट्रेशन है एक्स। अब हम इसके लिए आगे चलते हैं। अब जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जब आपको किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था कि किसी भी रिएक्शन का डिफरेंट रिएजेंट की डिकम्पोजिशन या फॉर्मेशन की टर्म में रेट कैसे लिखते हैं, तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखे, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अब इसका हम रेट लिखे तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ए की टर्म में, और पी की टर्म में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी। रेट इज इक्वल टू, रेट एक्सप्रेस कैसे करेंगे डिफरेंट रिएजेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। और अभी रेट मैंने यहाँ पर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट किसके इक्वल लिखा है, क्या मैं इसको के इक्वल भी लिख सकती हूँ, तो इन दोनों का यूज करके अब हम आगे ड्राइव करेंगे जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो क्या मैंने लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, इसी को हम लिख सकते हैं माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आगे क्या करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, जो ए की जो हम वैल्यूज रखेंगे, टी जीरो के ऊपर ए की वैल्यू क्या रहेगी, सी नोट या ए नोट, और टी टाइम के ऊपर ए सी टी या ए टी। हम सी नोट और सी टी का यूज कर लेते हैं। जब हमारे पास टाइम क्या है जीरो, तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी हमारे पास सी नोट, टी टाइम हो जाएगा उस टाइम कंसंट्रेशन क्या रहेगी सी टी। तो हमारे पास लिमिट रहेगी सी नोट से सी टी और टाइम की लिमिट रहेगी जीरो से टी। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम इसका, हमारे पास है सी नोट एंड सी टी, और यहाँ टाइम की जीरो से टी टाइम के ऊपर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो आगे मैं इस साइड लिख रही हूं, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस सी नोट टू सी टी, और ये आ जाएगा हमारे पास के टी। इसी को मैं लिख सकती हूँ माइनस सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू के टी, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी नोट प्लस सी नोट प्लस का हो जाएगा और सी टी क्या हो जाएगा माइनस का, सी नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सी नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, इसी को हम ये भी लिख सकते थे ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, या इसको हम क्या मान चुके हैं ए, और ये क्या है हमारे पास ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर की आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सी नोट माइनस सी टी वर्सेस टाइम, अगर हम ग्राफ नोट करें तो किस टाइप का ग्राफ आता है, आपको ये ग्राफ याद रखने हैं, ग्राफ देके आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, टी वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बन गया, ये वाई है ये, और ये एम एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम ले रखा है, वाई एक्सिस के ऊपर सी नोट माइनस सी टी। तो हमारे पास किस टाइप का कर्व आएगा या स्लोप आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रेट कांस्टेंट, और यही इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan थीटा। तो इस टाइप का ग्राफ देके भी आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है। इस ग्राफ से आप इक्वेशन बनाओगे, लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, और इससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। ग्राफ से इक्वेशन बना के देख लो, इक्वेशन जो आ रही है पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या कोई nth ऑर्डर है। उसके बाद आगे के और ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसी इक्वेशन का यूज करके। अब माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सी टी वर्सेस टी, किस टाइप का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास,
हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए Ct हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Kt, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, Ct इज इक्वल टू माइनस Kt प्लस C नोट y mx प्लस C। तो y एक्सिस के ऊपर हमने कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टी टाइम, किसी भी टी टाइम के ऊपर A की जो कंसंट्रेशन है वो ले रखे है, और x एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, हम स्लोप है नेगेटिव आएगा, इंटरसेप्ट भी है, तो इस टाइप का स्लोप आएगा, ये होगा हमारे पास इंटरसेप्ट, ये होगा C नोट, और जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू tan थीटा। के की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ये रेट कांस्टेंट है, स्लोप नेगेटिव है बट के की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। उसके बाद अब हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, यही से एक बात और थी, अभी हमने C नोट माइनस Ct इज इक्वल टू Kt इक्वेशन लिखी थी, इसी को मैं लिख सकती हूँ Ct इज इक्वल टू माइनस Kt प्लस C नोट। इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था अभी, Ct वर्सेस T, तो हमारे पास लोग ये आया था इस टाइप का, ये आया था हमारे पास इंटरसेप्ट C नोट, और ये स्लोप इज इक्वल टू क्या था, माइनस के इज इक्वल टू tan थीटा। यहां पर इस टाइम के ऊपर Ct जीरो हो जाएगा ना, यहां जो टाइम है वहां पर Ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। Ct क्या है, किसी भी टी टाइम के ऊपर ए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, टी टाइम की रिएक्शन को चलते हुए कोई भी टी टाइम हुआ है, उस टाइम रिएक्टेंट की जो बची हुई कंसंट्रेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है ना, लेकिन टी टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन बची हुई है, जो रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा है वो है, तो ये वो टाइम है जहां पर Ct जीरो हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, है ना, सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, सारा का सारा एक किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, बी में। इसका मतलब वो 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। When whole of the reactant convert into product, then reaction complete in 100%. तो यहाँ पर ये जो टाइम है जहां पर Ct जीरो हो जाएगी, उस टाइम को हम क्या कर सकते हैं, T 100%, यस 100% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। और आपको एक बात याद रखनी है, नोट लिख लो ये, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 100%, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही 100% कंप्लीट होगी। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही क्या होगा, सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा एक लिमिट टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हम आगे की ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे फर्स्ट सेकंड, उसमें तुम देखोगे कि वॉल ऑफ द रिएक्टेंट नेवर कंप्लीट 100%, वॉल ऑफ द यू कैन से दैट 100% reaction never complete in case of first order and any another order except zero order reaction. जीरो ऑर्डर के अलावा छोड़कर बाकी जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होंगे वो 100% कंप्लीट नहीं होंगी। सिर्फ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वही क्या होती है, 100% कंप्लीट होती है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में Ct जीरो रख दूं और T को क्या मैं लिख दूं, T 100%, तो 100% निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। T की जगह क्या हो जाएगा, T 100% और Ct क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो C नोट माइनस जीरो इज इक्वल टू K, और T क्या हो जाएगा 100%। तो T 100% का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, T 100% इज इक्वल टू C नोट अपॉन K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% टाइम, 100% कितना टाइम लेगी 100% कंप्लीट होने में, और आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी जाए, रेट कांस्टेंट दे दिया जाए, तो इस फॉर्मूले से C नोट अपॉन K से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम लेंगे हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर अलग अलग रिएक्शन का ये जो हाफ लाइफ एक्सप्रेशन है ये अलग अलग आएगा। हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ की कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो हाफ लाइफ की जो डेफिनेशन है वो तो सभी ऑर्डर के लिए सेम रहेगी।
बट ये जो हाफ लाइफ का जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ये अलग ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? टाइम एट विच हाफ और 50% ऑफ द रिएक्शन कंज्यूम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब जहां पर हाफ रिएक्शन यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, कंज्यूम हो चुका, या रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो चुका होगा। टाइम एट विच हाफ और 50% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम। जो हमने रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन ली है ए या सी नोट या ए नोट, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन जो ली है उससे अगर हाफ कंज्यूम हो जाएगी, जैसे हमने 1 मोल पर लीटर लिया तो वो जब 0.5 रह जाएगी वो हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा। या 50% when 50% रिएक्शन इज कंज्यूम एंड 50% इज रिमेन। रिएक्शन कह लो या रिएक्टेंट के अमाउंट, 50% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम एंड 50% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल लेफ्ट। हाफ अमाउंट ऑफ reactant consumed and half is left. Half life time, time at which half or 50% amount of reactant consumed। तो ये हाफ लाइफ की जो डेफिनेशन है ये तो सभी के लिए रहेगी। अब हम इसका हाफ लाइफ का डेरिवेशन निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, आपको याद रखना है सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। इससे सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी इस एक्सप्रेशन से। ये जो हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन का इक्वेशन आई है इससे। तो जिस टाइम के ऊपर सी नोट जो है वो कितना रह जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा सी नोट बाय 2। ये दोनों बातें हैं। इनिशियल कंसेंट्रेशन ली थी सी नोट और रह कितना जाएगा, ये है रिमेन। इसका आधा रह जाएगा, सी नोट बाय 2 रिमेन रह जाएगा और सी नोट बाय 2 ही क्या हो जाएगा, कंज्यूम। सी नोट बाय 2 कंज्यूम हो जाएगा और सी नोट बाय 2 रिमेन रह जाएगा। और जो रिमेन होता है उसको क्या मैं सीटी लिख सकती हूँ, यानी कि सीटी क्या है, किसी भी टी टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की बची हुई कंसेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, सी नोट बाय 2 कंज्यूम हो गया तो सी नोट लिया था, सी नोट बाय 2 कंज्यूम हो गया, रह कितना गया, सी नोट बाय 2। और जो रही हुई कंसेंट्रेशन होती है उसको क्या लिखते हैं, सीटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं सीटी को सी नोट बाय 2 लिखूंगी तो टी को मैं क्या लिख दूंगी, इफ सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नोट बाय 2, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी 50%, टी हाफ या टी 50%। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सी नोट माइनस सी नोट बाय 2 इज इक्वल टू के, टी को मैं लिखूंगी यहाँ पर टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये सी नोट बाय 2 हो जाएगा, टी हाफ और टी 50% किसके इक्वल हो जाएगी, सी नोट बाय 2 के। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सिर्फ ये नहीं है कि सभी ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ, टी हाफ और टी 50% ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2 और के है ये तो क्या है, कांस्टेंट है। 2 और के कांस्टेंट हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। यस, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नोट, बट दिस इज ओनली फॉर, ये जो रिजल्ट आया है ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसकी जो टी कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या मतलब, अब जैसे हमने ये रिएक्शन 2 अलग बार करवाई, एक बार में हमने क्या लिया, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ली 1 मोल, तो इसकी हाफ लाइफ आएगी, जैसे हमारे पास इसकी टी हाफ आ गई हमारे पास 10 सेकेंड। स्टार्टिंग में हमने इसकी 1 मोलर ली कंसेंट्रेशन, 1 मोल पर लीटर, तो सपोज करो इसकी टी हाफ आ गई 10 सेकेंड। नेक्स्ट केस में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करवाया तब हमने इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ले ली 2 मोलर। 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ मैं। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, तो इसकी टी हाफ आ गई 10 सेकेंड। अगले एक्सपेरिमेंट में इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हमने 2 मोलर ले ली तो हाफ लाइफ क्या आ जाएगी इसकी, यस, इसकी हाफ लाइफ बता सकते हो ना तुम क्या आएगी।
अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करोगे तो टी हाफ भी डबल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 20 सेकेंड। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बेटा डाटा अगर बहुत ज्यादा सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो डाटा देखकर भी आप बिना किसी फॉर्मूले के ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर क्या आएगा। तो अब हमने क्या निकाल लिया, टी हाफ निकाल लिया। अब हम निकालेंगे टी 75% और दोनों में रिलेशनशिप ले लेते हैं। टी 75% का मतलब 75% रिएक्शन कंज्यूम हो चुकी है और 25% रहती है। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, टी 75%। टी 75% का ही कोई मैं क्या बोल सकती हूं, और टी 3/4 रिएक्शन, टी 3/4 सी नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन है और इसका 3/4 ऑफ सी नोट क्या हो जाएगा, कंज्यूम। जिस टाइम पे इनिशियल कंसेंट्रेशन का 3/4 या 75% कंज्यूम हो जाएगा, 3/4 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इज कंज्यूम, वो टाइम क्या कहलाएगा, टी 75% और टी 3/4 टाइम। अगर सी नोट में से सी नोट 3/4 सी नोट कंज्यूम हो गया तो रह कितना गया, कितनी कंसेंट्रेशन, ये तो कंज्यूम हो चुका है, तो रह जाएगा कितना, सी नोट बाय 4। सी नोट में से माइनस 3/4 सी नोट घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, 4 सी नोट माइनस 3 सी नोट इज इक्वल टू सी नोट बाय 4। ये है रिमेन, ये है रिमेन, यानी कि वो टाइम जहां पर सी नोट बाय 4 रिमेन रह जाएगा, और जो रिमेन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सीटी। इसको क्या बोलेंगे हमें, सीटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में फिर से आ जाते हैं हम। हमारे पास है सी नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। सी टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी नोट बाय 4, और टाइम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी 75%, या हम इसको पुट कर देंगे टी 3/4। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की 75% या टी 3/4 निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। टी की जगह हमने पुट कर दिया सी नोट बाय 4। 75% का मतलब क्या है, जहां पर 75% इनिशियल कंसेंट्रेशन का 75% कंज्यूम हो चुका है, या 75% को सोल्व करोगे तो फ्रैक्शन आएंगे 3/4 ही आएंगे ना। 3/4 इनिशियल कंसेंट्रेशन का 3/4 कंज्यूम हो चुका है, तो 3/4 कंज्यूम हो चुका है, तो 3/4 को इनिशियल सी नोट में से घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सी नोट बाय 4। सी नोट बाय 4 रिमेन रह गया, 3/4 ऑफ सी नोट कंज्यूम हो गया, तो जो रिमेन होता है उसी को क्या लिखते हैं, सीटी। तो सीटी में क्या पुट कर दिया, सी नोट बाय 4। सीटी की जगह पुट कर दिया सी नोट बाय 4, और टाइम की जगह पुट कर देंगे टी 75 या टी 3/4। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यह आ जाएगा सी नोट माइनस सी नोट बाय 4 इज इक्वल टू के टी 75%। तो टी 75%, और इसी को मैं क्या बोल लू, टी 3/4 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3/4 सी नोट अपॉन के। तो ये आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की 75%, कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जब वो 75% कंज्यूम होने में कितना टाइम लेगी, 3/4, या अगर कंसेंट्रेशन 1 ले रखी है तो 3/4 और 100 ले रखी है तो 75%, एक ही बात है ना। कोई भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन 75% कंप्लीट होने में टाइम लेगी, तो वो टाइम यहां से आ जाएगा 3/4 ऑफ सी नोट अपॉन के। अभी हमने थोड़ी देर पहले हाफ लाइफ निकाली थी, दोनों का रिलेशनशिप ले लेते हैं। हाफ लाइफ किसकी इक्वल आई थी, टी 50%, या हमारे पास क्या आई थी, हाफ लाइफ वो आई थी हमारे पास आई थिंक सी नोट अपॉन 2 की आई थी ना। तो इन दोनों में रिलेशनशिप जीरो ऑर्डर के लिए क्या रिलेशनशिप होगी, रिलेशनशिप निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। टी 75% को टी 50% से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये टी 75% अपॉन टी 50% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सी नोट अपॉन 4 के अपॉन आ जाएगा सी नोट अपॉन 2 के। कैसे के कैंसिल आउट, सी नोट से सी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2
3/2 या 1.5। तो हम लिख सकते हैं T 75% इज इक्वल टू 1.5 ऑफ T 50%। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है ये रिलेशनशिप, किसी भी ऑर्डर में नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की 75% और 50% में रिलेशनशिप, जो 75% रिएक्शन जो टाइम लेगी कंज्यूम होने में, वो 1.5 टाइम्स 50% का लेगी। जैसे कि अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है T 50% जो है वो 10 सेकेंड है, तो T 75% निकाल सकते हो ना तुम इसमें। यहाँ पर 10 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 सेकेंड। ठीक है, ये रिलेशनशिप है हमारे पास। एक ग्राफ और हम निकाल लेते हैं यहाँ पर T 50% और इनिशियल कंसंट्रेशन का। हम देख रहे हैं, मैंने अभी बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ये हमने ये हमारे पास क्या है, ये क्या है x और ये y। तो क्या आ जाएगा हमारे पास T 50% वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास T 50%। स्ट्रेट लाइन स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan थीटा। तो ये एक और कर्व आ गया, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हाफ लाइफ भी बढ़ती जाएगी। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 के इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये थी बेटा हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। और इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, हाफ लाइफ 75, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप थी, इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही लेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।